चलिए विस्तार से खबरें जानते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में मिशन 2022 की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। इसके तहत आज और कल यूपी के सभी सांसदों की दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना होकर दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक में केंद्र और यूपी सरकार के कामकाजों की आम लोगों के बीच लेकर जाने और जीत के लिए रणनीति बन रही है। आखिरकार यह अहम बैठक क्यों है, इस बैठक के पीछे क्या राज है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। सियासी मौसम में हाल कुछ यूं है कि अगर कहा जाए कि राजधानी दिल्ली के दिल में उत्तर प्रदेश बसा है, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश ही दिल्ली का दिल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सवाल देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत का है, क्योंकि सवाल 404 विधानसभा सीटों का है, क्योंकि सवाल 80 लोकसभा सीटों का है। ये उत्तर प्रदेश की सियासत है जो तय करती है दिल्ली की गद्दी। ये उसी यूपी की सियासत है जिसके दम पर पीएम मोदी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़े। बीजेपी ने जीत की इतनी ऊंची पतंग उड़ाई कि विपक्षी खेमे को अभी तक नजर ही नहीं आ रही। बीजेपी की इसी जीत की पतंग का पतन ना हो, इसलिए आला कमान सियासी मांझों को सुलझाने में जुट गए हैं। देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बीच की दूरी का अंतर अब खत्म हो गया है। एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है। किसी को कुछ पता नहीं कि आला कमान कब किसको हाजिर होने का फरमान जारी कर दे। इस बार दिल्ली में आला कमान ने उत्तर प्रदेश के सांसदों को तलब किया है। आला कमान सांसदों से फीडबैक लेने के बाद ही आगामी रणनीति तैयार करेगा। बीजेपी सांसदों की ये बैठक 2 दिनों तक चलती रहेगी। 2017 में यूपी की बागडोर संभालने के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में सीएम योगी सीधे यूपी के सांसदों से मुखातिब हो रहे हैं। बुधवार और गुरुवार को होने वाली इस बैठक में यूपी के सांसदों के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हो रहे हैं। साथ ही यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। ये बैठक 2 दिवसीय है। 28 जुलाई को कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के सांसदों की हाजिरी है। इसके बाद 29 जुलाई को अवध, काशी और गोरखपुर के सांसदों को हाजिर होने का फरमान सुनाया गया है। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। इस बैठक का मकसद 2022 की रणनीति और उसमें सांसदों की भूमिका को लेकर है। बैठक में सांसदों से मुलाकात करते हुए चुनाव के बारे में क्षेत्रीय फीडबैक हासिल किया जा रहा है। साथ ही इस बैठक के बाद जिम्मेदारियों में कई तरह के फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो संगठन सांसदों को 2022 की जीत का सूत्रधार बनाना चाहती है। इतना ही नहीं, चुनाव में पार्टी कुछ विधायकों के टिकट काट भी सकती है और संभव है कि कुछ विधानसभा क्षेत्र में बगावत भी हो। ऐसी सूरत में बगावती तेवर वाले विधायकों से निपटने की रणनीति भी सांसदों के साथ साझा की जाएगी। बीजेपी की इस बैठक के दौर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तंज कसते ही रहते हैं, तो इस बार चूकते कैसे? इस बार भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। भाजपा चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, पर अब जनता इन्हें उठाकर और हटाकर ही दम लेगी। आकलन बाद में और झूठी तारीफ पहले। वाह भाजपा। अखिलेश के इस ट्वीट के आंतरिक अवतल में बीजेपी सांसदों की क्या स्थिति है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी आला कमान भी सांसदों की स्थिति को लेकर और क्षेत्रीय पकड़ को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते।
इसीलिए यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी आला कमान सारे कील काटे दुरुस्त करने में जुट गया है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। चलिए, ज्यादा अपडेट के साथ हमारे आउटपुट हेड पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानकारी लेते हैं। पूजा पांडे जी, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए तलब हो चुके हैं। सभी सांसद दिल्ली में जाएंगे, आला कमान के साथ उनकी मीटिंग होगी। हम आपसे जानना समझना चाहेंगे कि मीटिंग ये कितनी अहम हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की आने वाले चुनाव में? अभिषेक, सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को ये सूचना दे दें कि ये जो बैठक चल रही थी, ये बैठक आज के हिस्से की खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बैठक के बाद जो रणनीति निकल करके सामने आई है वो ये है कि ग्रास रूट लेवल पर अब सांसदों को काम करना होगा। उन्हें अपनी संसदीय क्षेत्र में पकड़ को और मजबूत करना होगा। इस मंत्र के साथ उनको भेजा जाएगा। और सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है, अभिषेक, आपको ये समझना पड़ेगा और हमारे तमाम दर्शकों को समझना पड़ेगा कि अब यूपी में आशीर्वाद यात्रा का दौर देखने को मिलने वाला है। खुली जीप में आशीर्वाद यात्रा निकालने के निर्देश दिए गए हैं। ये बैठक जो है वो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई है। अभिषेक जी, पूजा जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली एमसीडी का चुनाव हो या फिर लोकसभा 2019 का यूपी का चुनाव हो, हर चुनाव में कहीं न कहीं पार्टी बदलाव करती है, नया कहीं न कहीं पैतरा अपनाती है। अगर हम विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आएगा? क्योंकि टिकट का जो फॉर्मूला है वो कहीं न कहीं बीजेपी हर चुनाव में अपनाती है। बिल्कुल, टिकट का फॉर्मूला अपनाती है और इस चुनाव में भी ऐसा ही अभिषेक देखने को मिलने वाला है। अभी कल की बैठक होनी बाकी है। पहली बार ऐसा है जब सांसदों की बैठक हो रही है विधानसभा चुनाव से ऐन पहले। सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें खुद मौजूद हैं। कानपुर में आज वो थे, कानपुर के बाद वो सीधे लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से सीधे उन्होंने दिल्ली का रुख किया है। कल भी एक दौर की बैठक होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सांसदों के जरिए जो विधानसभा क्षेत्र है, आप इसी कनेक्शन को समझिए, सांसदों के जरिए विधानसभा क्षेत्र की पकड़ को मजबूत किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र की जो वहां के विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है। छोटे छोटे नेताओं से, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से भी, राधा मोहन सिंह हो गए, स्वतंत्र देव सिंह हो गए और भी तमाम, सुनील बंसल हो गए, ये तमाम लोग फीडबैक ले रहे हैं आकर के सूबे के अंदर। और अब दिल्ली में ये बैठक बेहद अहम होने वाली है। और रिपोर्ट कार्ड की बेस पर ये तय है कि कई लोगों के टिकट कटेंगे भी और कई नए चेहरे भी विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा ऐलान जो हाल ही में भाजपा आलाकमान की तरफ से हुआ है वो ये है कि जो तमाम नेता हैं, दिग्गज नेता, तो चाहे उसमें स्वतंत्र देव सिंह हो, योगी आदित्यनाथ खुद हो या फिर दोनों डिप्टी सीएम हो, सभी इस बार विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य की आजमाइश करेंगे। जी, पूजा मोहन जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये भी है और आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बात कही है कि अब जो सांसद होंगे, जो नेता होंगे, वो अपने कार्यक्षेत्र में जाएंगे, लोगों के बीच मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जो भी काम किया गया उसको सामने रखा जाएगा। हम क्या समझ सकते हैं कि जो सांसद या फिर जो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की, किन चीजों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, किन चीजों को रखेंगे? मोदी के द्वारा किया हुआ कार्य या फिर योगी सरकार के द्वारा किया हुआ काम? अभी हाल ही में अभिषेक, योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर का जो पेज है, वो पेज का जो वॉल है वो चेंज किया था और उसमें योगी आदित्यनाथ खुद नजर आ रहे थे। यानी कि इतना तो तय है कि योगी आदित्यनाथ के फेस पर ये चुनाव लड़े जाने हैं, सीधे तौर पर ये डिक्लेयर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने तमाम दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें कि आज की ये जो बैठक हुई थी इसमें 39 सांसद मौजूद थे। ये बैठक खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक हुई थी। और सबसे बड़ी बात, आखिरी में वही जवाब मेरा आपके लिए कि जो आपने सवाल पूछा कि विधानसभा चुनाव में किस फेज पर हम जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के फेज पर जा रही है, ये डिक्लेयर। चलिए ठीक है पूजा मोहन जी, तो कहीं ना कहीं यह साफ हो रहा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी ने कामकाज किया उत्तर प्रदेश में, उसी की ओर आगे बढ़ेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों को अपने कार्यकाल के बारे में बताएंगे। पूजा मोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद राजधानी दौरे पर थी, जहां उन्होंने पहुंचकर कल्याण सिंह का हालचाल जाना। तो वहीं पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए उमा भारती ने गंगा स्वच्छता अभियान, राहुल गांधी और जासूसी मुद्दे समेत कई विषयों पर अपनी राय साझा की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस समय पर गंगा के किनारे जो काम चलने थे, एसटीपी, ईटीपी, उसमें से कुछ हुए हैं, लेकिन कोरोना ने जो डैमेज किया है उसमें से ये जो गंगा से जुड़े हुए किनारे के काम थे ये भी डैमेज हुए हैं। लेकिन काम हुआ है, एक शुरुआत हो गई थी 2016 में, घाटों के निर्माण पूरे हो चुके, रिवर फ्रंट बन चुके, कई जगह पर एसटीपी के उद्घाटन तक हो गए हैं, जिसकी हमने शिलान्यास किए थे 2016 में। और बस ये है कि एजेंडा थोड़ा पीछे चला गया, जो हमको लगता था 21 में पूरा हो जाएगा, अब उसको लगभग 24 तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। किसी नई पार्टी का उदय होगा तो उसको 15-20 साल लगेंगे, तब तक हम रहेंगे यहाँ पे। केंद्र सरकार पे जासूसी के आरोप लग रहे हैं, पेगासस को किसकी जासूसी करेंगे हम, और क्यों करेंगे? इनमें दम है क्या? राहुल गांधी जी में या किसी में भी ऐसी दम है क्या कि वो हमें नुकसान कर सके? आदमी जासूसी उसकी करवाता है जिसमें कि इतनी शक्ति होती है कि हमें उससे भय लगता है। हमको उनसे भय लगता ही नहीं है, उल्टा कांग्रेसियों को ही भय लगता है। कांग्रेसी परेशान है। मैं राहुल गांधी से कहूंगी थोड़ा चेक कराएं, कहीं पेगासस के साथ कांग्रेस के लोगों ने संपर्क तो नहीं किया उनकी जासूसी कराने के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मण वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है। इसका जिम्मा मायावती ने पार्टी के कद्दावर ब्राह्मण नेता, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंप दी है। वहीं आज सतीश चंद्र मिश्रा पहले प्रतापगढ़ गए और इसके बाद जब रायबरेली पहुंचे तो यहां उन्होंने एक निजी होटल में ब्राह्मणों को संबोधित किया। बता दें कि रायबरेली के बाद अब सतीश चंद्र मिश्रा कल अमेठी जाएंगे, जहां जिला मुख्यालय स्थित रणजय इंटर कॉलेज के मैदान के पास प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद करेंगे। देखिए, हम लोगों ने पिछली सरकार में भी आपने देखा, जहां से प्रतापगढ़ से सबसे ज्यादा एमएलए बहुजन समाज पार्टी के चुन करके गए, और अब की बात पूरा विश्वास है कि अब की बार सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी प्रतापगढ़ में जीतेगी। प्रतापगढ़ जो है ब्राह्मणों का एक मजबूत गढ़ है, जहां पर कि मजबूत ब्राह्मण और जो डरते दबते नहीं है, इसलिए किसी के दबाव में, किसी के आतंक में वो आने वाले नहीं है। अपनी मजबूती से वो लड़ाई लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी का साथ देते हुए बहुजन समाज पार्टी का जो भी व्यक्ति लड़ रहा होगा उसको जितवाने का। वहीं समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप का वाराणसी के सोनभद्र जाते समय अहरोरा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाईपास हाईवे पर काफिले को रोककर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने रुककर थोड़े समय के लिए अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने उनको तैयार रहने की बात कही। राजपाल कश्यप ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप आज से ही 2022 के चुनाव में लग जाएं, सपा की सरकार का आना तय है। प्रदेश के बाराबंकी जिले में बीती रात मौत की काली रात बन गई। यहां अयोध्या लखनऊ हाईवे पर बीच रास्ते में खराब पड़ी डबल डोकर स्लीपर बस में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी कई जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं।
जनता टीवी के लिए चमन और खबर अयोध्या से है। रामनगरी से बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरेगी। बता दें कि सीएम योगी के अयोध्या आगमन के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के काम तेजी से शुरू कर दिए गए। किसानों ने हवाई अड्डा बनाने को लेकर 25 एकड़ भूमि से भी ज्यादा जमीन के नाम बेनामी किए हैं। डीएम अनुज कुमार झा ने कहा कि हवाई अड्डा विस्तारीकरण के लिए 60 से अधिक लोगों ने अपनी जमीन दी है और आज 28 लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल चल रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंप दी है। मंत्री ने जिलों के आरटीओ को ड्राइवरों की व्यवस्था करने के लिए कहा है। साथ ही एम्बुलेंस चालकों से हर हाल में चाबी वापस लेने की निर्देश भी दिए, जिसकी पहल करते हुए स्वास्थ्य, रोडवेज, पुलिस और होमगार्ड विभाग के लोगों ने एम्बुलेंस चलाने का निर्णय ले लिया है। पीछे की तरफ से उन्होंने इस तरह का एक व्यवस्था बनाया कि उनके 102 और 108 के एम्बुलेंस के जितने भी यूनियन के नेता लोग हैं जो खुराफात करते हैं, उनके माध्यम से उन्होंने उनको उकसाया और ये प्रयास किया कि नई कंपनी को कोई मैन पावर न मिले, जिसकी वजह से ये पूरा स्थिति उत्पन्न हुआ। जीवीके के मालिक को भी एक नोटिस चला गया है और जाने के बाद उनको बता दिया गया कि उनके पेमेंट रोक दिए जाएंगे, उनके एग्रीमेंट को भी हम लोग टर्मिनेट कर देंगे यदि उसने 24 घंटे के अंदर इसको सुधारा नहीं। फिर जीवीके ने अपने माध्यम से उनके जो वर्कर हैं उनमें से करीब 11 लोग को उन्होंने बर्खास्त कर दिया, बाकी उनने एफआईआर भी किया। सरकार ने इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपने स्तर से सभी जिलाधिकारी को बोल दिया कि जो ड्राइवर नहीं काम करेंगे उनसे चाबी ले लिया जाए। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी की ओर से खरीदी गई भूखंड पर आवास के निर्माण के पहले कल भूमि पूजन उनके पुत्र जौहर ईरानी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। अमेठी से सांसद बनने के बाद स्मृति ने तिलोई के एक कार्यक्रम में अमेठी में अपने लिए आवास बनाने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। प्रतापगढ़ में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि सीनियर डिवीजन के जज नीरज त्रिपाठी ने योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल संरक्षण के लिए विधिक एवं शासकीय सहायतों से जुड़ी योजनाओं की सफलता जन जागरूकता में ही निहित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय पारदर्शिता के साथ दिखना चाहिए, तभी विधि एवं कानून की अवधारणा की सतर्कता मिल जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रेस वार्ता एक निजी होटल में की गई। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार को सत्ता का घमंड हो गया। राजनीतिक द्वेष की भावना से कांग्रेस कार्यकाल से चालू योजनाओं को बंद कर दिया गया। आस्था के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।